चैप्टर है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। आइए पहले यह पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिससे पता लगा होगा कि क्लोरोफिल पत्तियों का हरा वर्णक है। क्लोरोफिल जो है पत्तियों का हरा वर्णक है। प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। शायद सबलीट वेरीगेट पत्ती अथवा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो और प्रकाश में रखा हो, जिससे स्टार्च मंड बनाने का प्रयोग को किया होगा। आपको शायद सबलीट वेरीगेट पत्तियां अथवा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो और प्रकाश में रखा हो, काले कागज से ढक दिया हो और प्रकाश में रखा हो, जिससे स्टार्च मंड बनाने का प्रयोग को किया हो। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरा भाग में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य का प्रकाश पेड़ के केवल हरा भाग में संपन्न होता है। आपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा, जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परखनली के अंदर रखा हो। आंशिक भाग जो है परखनली के अंदर रखा हो और इसमें KOH से भीगी हुई रुई भी रखी हो। जो रुई रखी हो KOH से भीगी हुई हो और फिर KOH CO2 को अवशोषित करता हो। KOH CO2 को अवशोषित करता हो जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया हो। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। इसके बाद जो उपकरण होता है उसको धूप में रखा जाता है और कुछ समय के बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती के परीक्षण करते हो। इस परीक्षण से आपको पता लगा कि पत्ती का जो भाग परखनली में था वो परखनली में जो था उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो भाग प्रकाश में था और जो भाग मतलब प्रकाश की रोशनी में था उससे स्टार्च की पुष्टि की। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि मतलब जब प्रकाश में भाग होता है उस स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो भाग प्रकाश में था उससे स्टार्च की पुष्टि की। उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की। मतलब इस परीक्षण से आपको पता लगता है कि पत्ती का भाग परखनली में था उससे स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो भाग प्रकाश में था उससे स्टार्च की पुष्टि की। और इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आवश्यक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आवश्यक है। क्या आपने इसका वर्णन कर सकते हैं कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है? तो ये रहा निष्कर्ष निकालने का पृष्ठले का प्रयोग ये देख लेते हैं। ये दिया है चित्र में। प्रारंभिक प्रयोग में देख लेते हैं क्या है। उन साधारण प्रयोग के विषय में जानना काफ़ी रुचिकर होगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रमिक विकसित हुई है। जोसेफ प्रिस्टले ने 1733 से 1770 में बहुत से प्रयोग किए, जिससे पता लगा कि हरे पौधे की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की। प्रिस्टले ने क्या किया? 1774 में ऑक्सीजन की खोज किया। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। एक बंद स्थान जैसे कि एक बेलजार
बंद स्थान और एक बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जो होती है जल्दी ही बुझ जाती है। इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुटने लगता है। इसी प्रकार से चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुटने जाएगा। इस अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेते हैं वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेलजार में पुदीना का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा। अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेते हैं वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेलजार में पुदीने का पौधा रखा तो उसमें पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। उसने जब बेलजार में एक पुदीना का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं। पौधे क्या करते हैं? उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिससे सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधे का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उसे मोमबत्ती को कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता कर सके कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं। सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं वो बताना है। तो जॉन इंजनहाउस ने 1730 से 1799 में प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का प्रयोग किया जिसमें उसने उसे एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। जॉन इंजनहाउस ने क्या किया? 1730 से 1799 में प्रिस्टले द्वारा जो निर्मित किए गए सेटअप का प्रयोग हुआ था उसमें उसने एक बार अंधेरे और एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। सूर्य की रोशनी में जब रखा तो इससे यह पता लगा कि पौधे की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। इससे क्या पता लगा कि सूर्य का प्रकाश बहुत अनिवार्य होता है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणी द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। क्या करता है? जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। इंजनहाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधों के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए। जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के पास आसपास बुलबुले नहीं थे। अंधेरे में जो पौधा रखा गया उसमें बुलबुला नहीं था और जो पौधा धूप में रखा गया उसमें बुलबुले बन गए थे। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में किया। उसने यह दिखा दिया कि पौधों का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। पौधे का जो हरा भाग होता है वही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी किंतु जूलियस ओन सैचस ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधे वृद्धि करता है तब ग्लूकोज शर्करा बनाता है। जब पौधा बढ़ता है तो उसमें ग्लूकोज शर्करा बनाता है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का जो हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधों की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों की कोशिका में जो स्थित विशिष्ट भाग होती हैं उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं।
उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है। पौधा का जो हरा भाग होता है उसमें ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। अब आप टी डब्ल्यू एंजिलमैन 1843 से 1909 द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें। उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया। उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश के जो स्पेक्ट्रमी घटक होते हैं उसको अलग किया और फिर एक हरा शैवाल क्लेडोफोरा को जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था। एक हरे शैवाल क्लोडोफोरा को जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था को प्रदीप्त किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने के केंद्र के पता लगाने के लिए था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्र में एकत्र हो गए। बैक्टीरिया क्या हुए? प्रमुखतः लाल और नीला प्रकाश क्षेत्र में एकत्र हो गए। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का जो पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम होता है एक्शन स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया है। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए एवं बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशिष्टताओं के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि पौधे CO2 तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रक्रिया को अनुभावित समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये देख लेते हैं। CO2 + H2O एरो CH2O फिर O2, जहाँ पर CH2O एक कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक कार्नेलियस वैन नील 1897 से 1985 के प्रयोग में प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए मील के पत्थर का काम किया। उसका अध्ययन बैंगनी पर्पल एवं हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एवं प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है जिससे ऑक्सीजन यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते। इसे निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। ये है। फिर हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है। हरा पौधा में जो H2O होता है दाता होता है, हाइड्रोजन का दाता होता है, सीकृत होकर O2 देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त नहीं करते हैं। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त नहीं करते हैं। जब H2S बैंगनी एवं हरा बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है तो ऑक्सीजन उत्पादन जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है। न कि ऑक्सीजन। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे द्वारा निकली गई ऑक्सीजन H2O से आती है। हरे पौधे द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन जो होता है H2O से आता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोपिक तकनीकी के उपयोग से सही प्रमाणित हुई। इसलिए कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला सही समीकरण है 6CO2 + 12H2O एरो प्रकाश से ऊपर, फिर C6H12O6 + 6H2O फिर CO2, जहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। जल से निकलने वाली जल से जो निकलता है उसके O2 को रेडियो आइसोटोपिक तकनीकी से सिद्ध किया जा चुका है। यह एक एकल क्रिया नहीं है बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या आप यह वर्णन करेंगे कि उपरोक्त समीकरण में जल के 12 अणुओं का क्रियाधार के रूप में प्रयोग किया गया है?